Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. कोरोना महामारी के थमने के बाद भले दुनिया ने फिर से रफ्तार पकड़ ली हो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्हों को कोरोना ने आर्थिक तौर पर कमजोर किया है। तालाबंदी के दौरान अपनी रोजमर्रा की जरूरतें या फिर अस्पताल का खर्च पूरा करने के लिए कई लोगों ने या तो किसी व्यक्ति से उधार या फिर अपनी बेशकीमती सामान बेचा या गिरवी रखा है। यह कहानी कुछ ऐसे ही लोगों पर आपका ध्यान आकर्षित करती है। बिमला मुरुगन साउथ दिल्ली की पॉश कॉलोनी के बीचों बीच माचिस के डिब्बे नुमा झुग्गियों में अपने 5 लोगों के परिवार के साथ रहती हैं। बिमला कोरोना महामारी से पहले गुरुग्राम के दफ्तर में मेड की नौकरी करती थी, लेकिन महामारी के कारण उनके और परिवार के बाकी सदस्यों की नौकरी छिन गई। काम मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने ही मेरे को कि अभी नहीं आना जाना नहीं कर सकते। मुझे ये बोला गया कि अभी आना जाना नहीं कर सकते, तो फिर मैंने कहा कि मैं रह लेती हूँ वहाँ पे। तो मैं रही भी हूँ उनके घर, 4 महीने रही हूँ। फिर छोटे वाले बेटे की शादी में मुझे जाना था, तो उस टाइम मैं गई, तो उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, अभी नहीं बुलाया मुझे। महामारी के दौरान आर्थिक संकट के बादल बिमला के परिवार के ऊपर छा गए। बिमला बताती हैं कि स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि दैनिक ज़रूरतें भी बड़ा ख्वाब लगने लगी। परिणाम स्वरूप सालों की मेहनत से बनाई 2 तोले की सोने की चैन उन्हें मजबूरन बेचनी पड़ी। उस टाइम खाने पीने की बहुत मेरे को टेंशन थी, तो मेरे को सोना बेचना पड़ा। यहीं पे दुकान में मैंने 2 तोला सोना बेचा, क्योंकि मेरे पास काम नहीं, मेरे छोटे बच्चे के पास काम नहीं, मेरे आदमी के पास भी काम नहीं, तो हम खाएं कैसे। जो सरकारी राशन थोड़ा बहुत गेहूं और चीनी, 1 किलो चीनी मिलता है, उससे तो गुजारा होता नहीं। फिर कैसे खाएंगे। फिर सोना बेच के जो भी थोड़ा थोड़ा करके मैं उसी से गुजारा करती हूँ। काफ़ी जगह वैसे भी पैसे ले रखे हैं, अब उनको उधार देना है तो फिर क्या करें, फिर थोड़ा बहुत बेचना पड़ता है। फिर शादी आ गई, शादी में मुझे देना पड़ा, तो फिर वहाँ भी क्या करती, तो वहाँ भी जाके मेरे को वहाँ पे बैंक में सोना गिरवी रखना पड़ा, जो कि मुझे सालाना भरना पड़ता है इंटरेस्ट उसका। उस दिन ये था कि घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, बच्चों का दूध आना है, कैसे होगा। तो मैंने सोचा कि रोज रोज ऐसे कैसे करेंगे, घर में कोई सब्जी नहीं, कुछ नहीं। चलिए ठीक है, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने इनको बोला, वो भी मेरे को गुस्सा कर रहे थे कि रुक जा, देखते हैं, कुछ तो होगा। मैं कैसे होएगा, कोई काम पे भी बुला नहीं रहा है, लोग जिनके काम है सारे घर बैठे हुए हैं, काम तो है नहीं, कैसे करेंगे। तो मैं उनको बोली कि चलो चलते हैं, यहाँ दुकानों में भी ले लेते हैं, सुना है काफ़ी लोगों ने मेरे को कहा भी कि लेते हैं ऐसे, चलो पता करते हैं। फिर गई तो मेरा जितना सोना था उसका आधा रेट बताया, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। मैंने कहा भैया इतना तो मत करो, ये तो मैं अपने घर चलाने के लिए मैं बेच रही हूँ, और आप आधा भी नहीं दोगे तो कैसे होएगा। 25 साल पहले बोनस मिलने पर बिमला के पति ने बड़े शौक से वह चैन बनाई थी, लेकिन अब वैसी चैन खरीदना उनके लिए नामुमकिन से कम नहीं है। जब बना था तो मेरे हस्बैंड ने बड़े शौक से बनवाया था। उनको जैसे बोनस मिलता है, तो बोनस मिला था पहला, उस चीज से बनवाया था। वो भी 25 साल पहले बनवाया था कि वो उस टाइम गोल्ड का रेट 5,000 रुपये था 1 तोला, तो 10,000 में बन गया था। और आज की डेट में अगर मैं 50,000 भी लगाऊं तो नहीं बनेगा। बेचा वही तो कह रही हूँ, 2 तोला 50 में बेच दिया मैंने। दिमाग में क्या? हाँ, दिमाग में मेरे में मतलब मैं कैसे बताऊं उसको, मैं नहीं बता पा रही कि क्या था दिमाग में। मतलब दुख भी था, लेकिन फिर बच्चों को सोच के फिर वो बेचना तो था ही मुझे। बिमला के लिए उस सोने की चैन के साथ कई महत्वपूर्ण भावनाएं जुड़ी थी।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोने की ज्वेलरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती है। ठीक उसी तरह बिमला भी वह चैन अपनी पोती को देना चाहती थी, लेकिन वक्त और नसीब ने अलग कहानी बिमला के लिए लिखी थी। मैं सोचती थी कि मैं वो अपनी पोती को दूंगी, लेकिन अब क्या दूंगी उसको, मैं अब नहीं दे सकती उसको। अब मैं बना सकती हूँ ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि काम ही नहीं है तो कहाँ से बनाएंगे। अभी भी मेरे हस्बैंड के पास काम नहीं है, घर पे ही है। कभी दिहाड़ी पे कोई बुलाता है तो जाते हैं, नहीं तो भी घर पे ही है। ऐसे ही है। फिर ये जो महामारी पूरी आई इसके वजह से तो बहुत बर्बाद है। यहाँ अब रह नहीं सकते, लेकिन गांव में भी जाके क्या करेंगे, वहां पे भी कुछ नहीं है तो कैसे करेंगे। जैसे कि महीने का खर्चा चलाने के लिए हम लोग जाते हैं अभी काम पे, तो कर रहे हैं। इस चैन के अलावा बिमला ने अपने तमिलनाडु के गांव में 7 तोला सोना अपने छोटे बेटे की शादी के लिए गिरवी रखा है। दिल्ली की जगह तमिलनाडु में सोना गिरवी रखने के मुख्य कारणों में एक वजह वहां के बैंकों की सरल शर्तों का होना है। दिल्ली के मुकाबले मैंने इसलिए कि मेरे को यहाँ पे मंथली भरना पड़ता है, तो वो मैं नहीं कर सकती। मेरे पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं मंथली का तो सोच ही नहीं सकती। और मुथूर बैंक में अगर आप एक दिन लेट करते हो तो उसका डबल वो लोग चार्ज लेते हैं, तो वो नहीं हो सकता। तो इसलिए वहाँ पे सालाना है, साल में भेज दिया, चलो ठीक है। कहीं से इधर उधर से भी लेके अगर मैं कमेटी वमेटी का भी कुछ करके मैं कब भेजती हूँ तो मैं वो कर सकती हूँ करके मैंने इसलिए भेजा। यहाँ एक दिन लेट होता है तो अगर 1 पैसे का इंटरेस्ट है तो 1.5 पैसे का कर देंगे या 2 पैसे का कर देंगे। भारत विश्व में सोने का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारतीय घरों में मौजूदा समय में 25,000 टन सोना रखा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोना एक शुभ धातु माना जाता है। यही कारण है कि सोना हिंदू शादियों, त्योहार और मंदिरों में बड़े स्तर पर खरीदा और दान किया जाता है। भारत में सोने का महत्व का आकलन इस बात से लगा सकते हैं कि सन 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान कई महिलाओं ने युद्ध के लिए सोना दान किया था। A necklace given, a ring donated, a bangle placed on the national altar. Each shall be a shining diadem. Each a contribution to the certain victory. दिल्ली के चितरंजन पार्क में पिछले 15 वर्ष से ज्वेलरी के बिजनेस में काम करने वाले अंकित बताते हैं कि महामारी के कारण सोने की खरीद पर एक भारी ब्रेक तो लगा है, लेकिन सोने की बिक्री ने रफ्तार तेज कर दी। ज्वेलरी बिजनेस में देखिए, ज्वेलरी तो सेल नहीं हुआ है, लेकिन बेचने बहुत आए हैं लोग। पीपल वर रेडी टू सेल बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच दे वर फेसिंग। उनके पास जॉब्स नहीं थी, जिनके पास जॉब्स थी वो जॉब्स चली गई थी, और जिनके पास बिजनेस चल रहा था वो बिजनेस ठप हो गया था क्योंकि लोग बाहर नहीं थे। तो सेलिंग तो हुई नहीं है, लेकिन बाइंग हम लोगों ने करी है बिकॉज ऑफ देयर ओन कंस्ट्रेंट। लोगों की जो वो एक अपनी तकलीफ से जो अंकित ने उस आर्थिक संकट में खुद कई लोगों से सोने की ज्वेलरी भी खरीदी। वो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ महिलाओं ने तो हमारे वहाँ अपना मंगलसूत्र भी गिरवी रखा था। लोगों ने तो बहुत तकलीफ झेली है। खरीदने से ज्यादा बेचने के लिए लोग आए हैं। हम लोगों ने सोना खरीदा भी है उनकी मजबूरी देखकर। कभी कभार पूरी वैल्यू खरीदा है ये सोचकर कि वो बहुत मुसीबत में है, शायद उनकी ये बेस्ट टाइम है हेल्प करने का। एक मंगलसूत्र एक बहुत ही अटमोस्ट दिल से लगी चीज होती है एक मैरिड वुमन के लिए। लोग वो तक बेचने आए हैं तो बहुत दुख होता था। और कई लेडीज, क्योंकि उनके लिए गोल्ड एक बहुत बड़ा एसेट है, वही उनके लिए एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी है कि हाँ हमारा गोल्ड पड़ा है। जब वो बेचने होता है तो कई लेडीज तो ये भी बोल गई हैं इसको मत करिएगा, मेरे पास 2 महीने 4 महीने में जब भी पैसे आएंगे मैं ये वापस ले जाऊंगी, इसको मेल्ट करके आप अपना मत करिएगा, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। हमने वो तक किया है लोगों के लिए। देखिए, गरीब लोग तो मरे ही हैं कोरोना में,
मरे इज अ बैड वर्ड, लेकिन बहुत कुचले गए हैं, बहुत ज्यादा उन्हें चोट लगी है कोरोना आने से, क्योंकि उनकी जॉब्स गई हैं। वो बहुत ही सोचे लेबर क्लास हैं, उनके कंस्ट्रक्शन वर्क सब बंद हो गए थे, तो उनको तो नुकसान हुआ ही हुआ है। मैंने देखा है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी बहुत ज्यादा चोट लगी इस बात से, कोरोना से, और वो भी आए हैं गोल्ड सेल करने के लिए। ऐसी ऐसी फैमिलीज आई हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये लोग भी गोल्ड अपना सेल करके अपनी डेली लाइफ चलाने के लिए अपना गोल्ड सेल करना पड़ेगा इन लोगों को। तो मुझे लगता है कि एवरी सेक्शन हर्ट हुआ है कोरोना के पेंडेमिक से, एंड गवर्नमेंट को थोड़ा और एफर्ट लगाना चाहिए था इसके लिए। मुझे लगा है कहीं ना कहीं एफर्ट्स की कमी हुई है गवर्नमेंट के। ऑल्दो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बहुत अपनी अच्छे से करी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी मेरे को कमी लगी गवर्नमेंट की एफर्ट्स में, या गवर्नमेंट के प्रॉपर तरीके में कैसे कोरोना पेंडेमिक को हैंडल किया जाए। बिरला मुरुगन इकलौता उदाहरण नहीं है जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक नुकसान झेला है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने तालाबंदी के दौरान या तो सोना गिरवी रखा है या फिर किसी से उधार लिया है। हमारी अगली कहानी ऐसे ही व्यक्ति पुनीत के ऊपर है। सर मेरा नाम पुनीत दीवान है, मैं रेवाड़ी मॉडल टाउन का रहने वाला हूँ सर। मेरा बेसिकली काम स्टॉक मार्केट का है और पोस्ट ऑफिस का काम है मेरा। सर 25 अप्रैल 2021 को मेरे पापा जी की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी और हमारे यहाँ पे काम चल रहा था। तो मेरी वाइफ आई, बोली कि ना पापा जी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है और उनको ना कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने पापा को बोला चलो जाके चेक करा लेते हैं। तो चेक कराया तो हमको पता चला कि पापा भी पॉजिटिव है और हम भी पॉजिटिव हैं। तो अब मैंने अपने बच्चों और अपनी फैमिली से थोड़ा अलग हो गया 1 हफ़्ते तक। तो हम ऊपर घर है हमारा, तो हमने ऊपर वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही थी, सब कुछ ठीक था। 1 मई 2021 को अचानक सुबह पापा का जो ऑक्सीजन लेवल था वो 52 के आसपास आ गया था। तो मैंने फिर अपने दोस्त से बात की कि कहीं से मुझे बेड मिल जाए या कुछ सिलेंडर प्रोवाइड हो जाए। कहीं से मुझे बेड अरेंज नहीं हुआ। तो मेरा कोई फ्रेंड है जो कि एक बड़े हॉस्पिटल में है, उनसे मेरी बातचीत हुई, बोले आपके यहाँ पे बेड अवेलेबल है, आप आ जाइए, जितनी जल्दी हो सकता है आप आ जाइए। उस वक्त सुबह के 3:30 या 4 बज रहे थे सर। तो मैं यहाँ पे एम्बुलेंस लेने गया तो मुझे एम्बुलेंस वाला बोलता है कि 1 लाख रुपये लगेगा एम्बुलेंस जाने का। कोई मदद नहीं हो पाई सर। जो इंजेक्शन 10-10 हज़ार के थे वो इंजेक्शन 4-4 लाख के मिल रहे हैं। अब करे तो करे क्या सर। फिर इस चक्कर में उधारी ज़्यादा हो गई। मेरे एक अंकल जी हैं, वो दुबई में रहते हैं, उन्होंने मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र की है सारी, उनको पेमेंट दी है। कुछ दिन पहले मैंने मेरी गाड़ी बेची है। वहाँ पे सर ऐसा ये हो रहा था हॉस्पिटल में कि आप पर डे अपने पापा की जान को ख़रीद रहे हो। 25,000 पर डे लग रहा है, किसी ने 25,000 उधार दिए तो एक दिन की ज़िंदगी मिल गई। ऐसे करते करते 16 दिन के बाद पापा की डेथ हो गई सर। सर उस टाइम पहले क्या था कि जब पापा की कोरोना हुआ उस टाइम तो इतनी हमारी आर्थिक स्थिति ठीक थी। उससे पहले कुछ दिन पहले मम्मी की डेथ हो गई थी। अभी उस डेथ उभरे ही थे हम, तो ये पापा का हादसा हो गया। अब वहाँ पे क्या था सर, कुछ मेरी सेविंग थी, 3-4 लाख की सेविंग थी, वो सेविंग ख़त्म हो गई। कुछ मेरी बहन की एफडी थी, वो एफडी ख़त्म हो गई सर। और कुछ लोगों से कर्जा लिया था सर। अब वो कर्जा इतना चला गया कि अब गाड़ी बेचनी पड़ गई है, कई चीज़ें हो गई। अब किसी उधार ले रहे हैं, अब कोई उधार तो फ्री में देता नहीं है सर। कोई 2 रुपये सैकड़ा, कोई 5 रुपये सैकड़ा, ऐसे करके दे रहे पेमेंट। अब 1 साल के अंदर सर कैसे न कैसे करके अपना घर का गुजारा करके, अपने खर्चों को कम करके, पैसे जोड़ के उधारी कर रहे हैं। अभी भी 3-4 लाख के आसपास मेरा उधारी है अभी तक। अगर आज की डेट में घर में कुछ हो जाए तो सर पैसा नहीं है कि मैं अपने घर वालों को कहीं ले जा सकूँ सर। और गवर्नमेंट से या कोई भी है जो उनका CGHS केंद्र है, उनसे मेरे को कोई मदद नहीं मिली है। हाफ रेट में पैसा मिला है। बाकी मुझे जो कार्ड था, कार्ड में इतना पैसा मुझे नहीं मिला सर
कि जिससे वो अब घर चलाऊं या पापा का उधार उतारूं, ये समझ नहीं आ रही सर मुझे अभी। पुनीत पिता के इलाज में खर्च हुए एक एक रुपये के हिसाब के कागज हमें दिखाते हैं। मुश्किल से 1 या 2 दिन होंगे जब खर्चा 10,000 से कम हुआ होगा। पुनीत अस्पताल के बिल की कॉपी पलटते हुए हमें बताते हैं। अस्पताल के बिल की मोटाई किसी किताब से कम नहीं थी और हर पन्ने में 10,000 से अधिक खर्चे का हिसाब किताब था। पुनीत बताते हैं कि पिताजी का इलाज में 17 लाख कर्ज उन पर हो गया, पर बड़ा दुख यह है कि वो अपने पिता को नहीं बचा पाए। सर टोटल जो मेरा कर्जा था वो 17 लाख या 18 लाख के आसपास था कर्जा, और जो घर की सेविंग थी वो लगा लोगों के सारा देने के बाद 13-14 लाख रुपए मेरे पास कर्जा रह गया था। ये कर्जा था सर मेरा इंजेक्शन का और प्लस में जो मेरा माँ का हॉस्पिटल का था। अब कंडीशन ये हो गई सर, एक टाइम के जो मेरे अंकल जी हैं, दो दुबई वाले अंकल हैं, उन्होंने पेमेंट की डिमांड नहीं की, लेकिन हमारा था कि उनको देने तो हैं, पेमेंट तो देनी है सर, आज नहीं तो कल देनी है। तो उनके घर भी कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि अब उनको पेमेंट की ज़रूरत पड़ गई, तो उन्होंने मुझे जनवरी तक टाइम दिया था पेमेंट के लिए। तो मुझे किसी न किसी तरह जनवरी में उनको पेमेंट करना था सर, क्योंकि मार्केट में हम रह रहे हैं। अब आज हम किसी से उधार ले रहे हैं और ना उधार दे पाएँ तो सर अगली बार तो कोई मदद करेगा नहीं सर, आप भी होगे तो आप थोड़ी ना मदद करोगे। फिर उस पे में मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी सबके लिए, फिर उन अंकल जी को पेमेंट दी है। अभी भी कई लोग हैं उनके आगे हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया कुछ दिन रुक जाओ, जब पेमेंट आ जाएगी हम आपको दे देंगे, कैसा है दे देंगे। लेकिन प्रेशर तो है सर कि वो कुछ नहीं कहते, लेकिन सर मेंटली डिस्टर्बेंस तो बनी रहती नहीं सर, पेमेंट तो करनी है, उधार ही रखेंगे तो भी समाज में रहेंगे कैसे, कई समाज का भी है इस चीज़ में सर सारा। अब मेरे पास लगभग 3-34 या 3-3.5 लाख का आसपास उधारी है। अब वो है धीरे धीरे करके उतारेंगे, घर के खर्चे कम करके उतार रहे हैं। पुनीत की बड़ी बहन स्वाति अपने भाई का दर्द साझा करते हुए बताती हैं कि पिताजी के जाने के बाद घर की तमाम जिम्मेदारी हमारे भाई पर आ गई हैं। वह अपनी बात में अपने भाई के हौसले की दाद भी देती हैं। देखिए सर, जितनी मेरी कोशिश होती है मैं हेल्प करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा लोन है पुनीत के ऊपर, मेरा भाई कर रहा है सब कुछ। क्योंकि मेरा भाई मुझे कहता है कि सिस्टर आप अपने को देखो, आप पापा का बर्डन मेरा बर्डन है, आप उसको मत लो, आप अपने बच्चों को देखो, उसकी स्टडी देखो। फिर भी भाई के ना कहने के बावजूद भी जो मेरे से बन पाता है मैं करती हूँ ब्रदर के लिए, क्योंकि हमारा भाई सबसे छोटा है और हम सबसे बड़े हैं। तो भाई को मैंने गोद में खिलाया अपने, और आज भाई के ऊपर इतने क्राइसिस आ गए, और जो भी है भाई हमें बताता ही नहीं फ़ोन पे, हम पूछते रहते हैं वो नहीं बताता। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि भाई जल्दी से जल्दी उभरे, हम उसकी हेल्प करते हैं, हर जितनी हमसे होती है सर कोशिश हम कर रहे हैं। बाकी तो सारा बर्डन पुनीत पे है, वो किसी को शो नहीं करता। भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दर्शाता है कि आखिरी वित्तीय वर्ष में पर्सनल गोल्ड लोन में 465% की बम्पर उछाल देखने को मिली है। WGC अपनी रिपोर्ट गोल्ड लोन्स हेल्प इंडिया वेदर द कोविड-19 स्टॉर्म में स्पष्ट रूप से लिखता है कि वर्ष 2021 में आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड लोन 4051 बिलियन तक बढ़ सकता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि किस प्रकार आर्थिक चुनौतियों से घिरे साधारण व्यक्ति को लुभाने के लिए बैंकों ने गोल्ड लोन्स की अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करी। यह ग्राफ एक अच्छा और सरल उदाहरण है समझाने के लिए कि किस प्रकार महामारी ने लोगों को येलो मेटल यानी गोल्ड गिरवी रखने के लिए मजबूर किया।
मेंटल ये है कि सर देखो, ये आंखें देख लीजिए सर, आपको यही बयान कर देगी सर। काली इतनी हो रही है सर, रात के 2-3 बजे तक उठ के मैं रोता हूँ सर, एक कोने में बैठ के रोने लगता हूँ कि पापा जी आप क्यों चले गए। अभी भी रोना आ रहा है सर के सर कैसे घर चला रहा हूँ सर, मुझे पता नहीं सर, क्या करें सर बताइए। या तो आखिर में स्थिति ये है कि कर्जे नहीं उतरे तो सुसाइड करेंगे, और क्या करेंगे, एक कोने में मरा पड़ा हो जाऊँगा, या ट्रक के नीचे आ गया हूँ, या रेलवे लाइन के अंदर आ जाऊँगा, क्या करूँगा, कोई मदद ही नहीं है सर, कहाँ आ जाऊँ। घर में क्या था, पापा बांध के चलते थे, हर एक मम्मी पापा बांध के चलते थे, परिवार को बंध जाता था। अब परिवार बंद, आपको पता है सर, घर में बड़ा चला जाए तो परिवार बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। ये नहीं है कि हमारे परिवार में सारे गंदे हैं, बेकार हैं, ऐसे कोई स्थिति नहीं है, लेकिन सर कंडीशन ख़राब है सर। कोरोना महामारी ने न जाने पुनीत और बिमला की तरह कितनी जिंदगी ऊपर से नीचे कर दी है। इस आर्थिक बोझ के बाद दोनों को अपना भविष्य धुंधला नजर आता है। जी आप यंग हैं, आपके अभी बच्चे भी हैं, जो अगर मैं ये कोरोना वाला फेज से पहले की बात करूँ तो कई सारी चीज़ें होती है, हर इंसान प्रोग्रेसिव होता है, वो विकास चाहता है कि मैं ये करूँगा, आगे जाके ये होता है, कुछ ड्रीम्स होते हैं हर किसी के। तो आपके भी कुछ ऐसे ड्रीम्स थे जो इस महामारी ने पूरी तरीके से तोड़ दिए? सर ड्रीम तो एक्चुअली मेरे पहले ही अचीव हो चुके थे सर, कोरोना से पहले के। तो बस ये था कि ज़िंदगी एक लाइफ अच्छी सेट पे चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पापा की पेंशन थी, मम्मी का काम था, मेरा अलग काम था, हमारे बिल्कुल सही चल रहा था। ड्रीम तो सर तब होगा ना जब कोई सोचो, हमारे ड्रीम पहले अचीव हो चुके थे। लेकिन कोरोना के बाद वो ड्रीम ना जो बनाए थे, यानी जो मेरे को अपने बिजनेस बनाने में 10 साल दिए, वो बिजनेस एक ही बार में मेरा ख़त्म हो गया सर। अब मेरे साथ स्टेट बैंक का भी काम था, वहाँ पे मेरे अच्छे क्लाइंट थे, आज के क्लाइंट ही नहीं सर, कोई काम नहीं सर। पहले ही था कि हम हाँ बैठ के काम कर रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है, लेकिन सर अब तो काम ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल बिजनेस ठप ही हो गया सर बिल्कुल। यानी हम ऊपर से एकदम नीचे बहुत जल्दी आ गए सर। अब ऊपर तक जाने में कम से कम लगेंगे 3 से 4 साल और लग जाएंगे सर, हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम लग जाए उस टारगेट को दोबारा अचीव करने में सर। बच्चों को भूखा तो मैं देख नहीं सकती। सोना ठीक है, अगर कभी जिंदगी में हुआ तो बनेगा, नहीं तो नहीं सही, अब क्या करें। लेकिन हमारे में जो होता है सोने की बहुत वैल्यू है। हम लोग सोना बड़े शौक से बनाए, थोड़ा थोड़ा काम करके, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया हमने। अब इस बीमारी में जैसे बनाया वैसे ही चला भी गया। अभी कुछ नहीं मेरे पास कि मैं ये है करके बोल सकती हूँ। वो जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया था वैसे ही थोड़ा थोड़ा निकल भी गया, क्या करें। और अभी भी काम ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे बस 2 घर खाने बनाने जाती हूँ, जो कि वो जितना भी काम बोलते हैं मैं करती हूँ, मना नहीं करती, क्योंकि काम नहीं है, पैसे चाहिए हमें, मजबूरी है, कैसे खाएंगे। यही है था स्थिति, आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि जब जिस दिन आप गई थी बेचने, उस दिन बहुत दिमाग, बताऊं क्या बताऊं कि मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे थे उस टाइम, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्या करूं, बेचना था मुझे। अभी जो रखा है वो भी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं छुड़ा सकती हूँ कि नहीं छुड़ा सकती हूँ, क्योंकि काम ही नहीं है तो कहाँ से छुटवाऊंगी मैं उसको, मुश्किल है, क्या करें। मौजूदा हालात में भले जीवन फिर से साधारण हो गया हो, लेकिन बिमला और पुनीत जैसे न जाने कितने लोग हैं जो अभी भी अपने जीवन को पटरी पर वापस लाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं।
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.